नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। केंद्र सरकार को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना को माना बिल्कुल सही। कमेटी के चुनाव पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए संजय सिंह सहित कई आप नेता। झांसी में ब्रांडेड के नाम पर नकली कॉस्मेटिक का सामान। जेल में बंद अतीक अहमद के भाई बेटे से किसने की थी मुलाकात? शिवसेना में बगावत की आग शांत करने को उद्धव ने ऑफर किया था सीएम पद, देवेंद्र फडणवीस का दावा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार विधानसभा परिषद के खाली होने वाले 5 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर 6 मार्च को अधिसूचना जारी होगी, जिसके साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वही चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई है। बता दूं कि चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार अपना नामांकन 13 मार्च तक कर सकते हैं। हुए नामांकन की जांच की जाएगी। वही उम्मीदवारों के लिए अपना नामांकन को वापस लेने की तिथि 16 मार्च तय की गई है। वही मार्च 31 को सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान किया जा सकेगा, जबकि 5 सीटों पर चुनाव परिणाम 5 अप्रैल को ही आएगा। गया स्नातक क्षेत्र नारायण सिंह जो पहले सभापति भी रह चुके हैं, इनका सीट 8 मई को खाली होगा। गया शिक्षक सीट से संजीव श्याम सिंह का सीट भी 8 मई को ही खाली होगा और कोशी शिक्षक सीट के संजीव कुमार सिंह का सीट 8 मई को ही खाली हो जाएगा। एमएलसी के रहते बीमारी के कारण केदार पांडे के निधन से सारण शिक्षक क्षेत्र का एक सीट 24 अक्टूबर को ही खाली हुआ है, जिस पर 16 नवंबर 2026 तक के लिए नया उम्मीदवार का चुनाव होगा। प्रयागराज में उमेश पाल और उनके गनर की हत्या का मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मामले की जांच के लिए पुलिस की टीम ने दबिश की थी। इस दौरान प्रयागराज के धूमनगंज में पुलिस एनकाउंटर में अरबाज नाम का एक आरोपी मारा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अरबाज वारदात में इस्तेमाल कर चल रहा था और जानकारी के मुताबिक आरोपी अरबाज ने पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया। आपको बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को ही हुए उमेश शामिल एक बदमाश अरबाज को पुलिस ने मार गिराया है। सोमवार की दोपहर अरबाज के साथ पुलिस की बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ अरबाज की धूमनगंज इलाके में नेहरू पार्क के पास ये मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है ये भी कि उमेश पाल पर हमला करने वाले के बाद अरबाज का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में भी आया था। परम मुफ्ती के सलाहपुर निवासी अरबाज नाम का शातिर अपराधी कार चला रहा था। उसने हमला भी किया था और हमलावरों की तलाश में पुलिस लगी हुई है अभी भी।
हमलावर के बारे में क्राइम ब्रांच को पता चला कि वो निवास क्षेत्र में छिपा हुआ है। नेहरू पार्क पर क्राइम ब्रांच की उससे मुठभेड़ हो गई। उसने पुलिस पर गोली चलाई जिससे एक सिपाही जख्मी हो गया और पुलिस ने भी उसे गोली मारी। उसके सीने पर और पैर पर गोली लगी है। धूमनगंज पुलिस ने घायल अरवाज को इलाज के लिए स्वरूप नारी नेहरू अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल गोविंदावाला में 2 गैंगस्टरों की हत्या के बाद अब पंजाब में बड़े गैंगवार की आशंका जाहिर की जा रही है। इन हत्याओं की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली, जबकि जिन 2 गैंगस्टरों का कत्ल हुआ है वो जगदीप सिंह जग्गू भवानापुरिया के करीबी थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि जग्गू भवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर लिखा है कि उनकी मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप लेता है। इससे दोनों गुट अब अलग अलग हो चुके हैं। लॉरेंस गैंग की बंगविहा गैंग से जंग पहले भी जारी है। इस बीच नए घटनाक्रम से ट्राइलंग गैंगवार होने की आशंका जताई जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई भी गैंगस्टरों की दुनिया में एक बड़ा नाम है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में छात्र और उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूटपाट, आर्म्स एक्ट समेत राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में 25 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के साथ है, लेकिन जग्गू भवानपुरिया अलग होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बम्बिहा गुट के बिश्नोई और जग्गू भवानपुरिया के खिलाफ है। ऐसे में पंजाब में एक बड़ी गैंग वॉर होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में उत्तराखंड के पूर्व पुलिस निदेशक एवं लेखक अनिल रतूड़ी ने अपने उपन्यास भंवर एक प्रेम कहानी के लेखक से संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा पारंपरिक मंगल गीत गाकर किया गया। इस अवसर पर उपन्यास भंवर एक प्रेम कहानी का द्वितीय संस्करण का भी विमोचन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित उपन्यास भंवर एक प्रेम कहानी के प्रथम संस्करण का विमोचन किया था। अनिल रतूड़ी द्वारा इस उपन्यास में अपने जीवन में घटित सभी समसरण और अनुभूतियों का वर्णन किया है। लिखित 350 पृष्ठों का ये उपन्यास बिनसर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 4 में लेखक से संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर लेखक, प्रकाशक, पुस्तक प्रेमी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, साहित्य और केंद्रीय सरकार उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिट 1 और गौर सिटी 2 मार्केट में अवैध रूप से पार्किंग शुल्क लगाने की बात सामने आई है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि हम टाउनशिप के लिए अलग से 15% का मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, तो फिर पार्किंग शुल्क अलग से क्यों मांगा जा रहा है? यह अवैध वसूली है। लोगों ने पार्किंग शुल्क देने से मना कर दिया है। फ्लोरा में पिछले 6 साल से रह रहे तन्मय त्यागी दिव्यांश बताते हैं कि हमने जब टाउनशिप में घर लिया था तो एक सपने के साथ लिया था, सुविधाएं होंगी, सुरक्षा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले इस जगह पर कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगता था। हमसे कहा गया था कि टाउनशिप का अर्थ ही होता है निवासियों के लिए सारी सुविधा एक जगह मिलना। इनमें पार्किंग अलग से बनाई गई थी, जिसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से बढ़ते विमानन उद्योग पर प्रकाश डालते हुए सोमवार को कहा, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में यात्रा करनी चाहिए और मैं ऐसा संभव होते देख रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा में कहा कि आने वाले दिनों में
भारत को हजारों विमान चाहिए होंगे। जल्द ही भारत में बने यात्री विमान उपलब्ध होंगे। मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एयर इंडिया 2014 से पहले अक्सर नकारात्मक वजहों की से चर्चा में रहती थी और कांग्रेस शासन के दौरान उसे घोटालों के लिए पहचाना जाता था। हवाई अड्डों का उद्घाटन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एवं 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके बीएस येदियुरप्पा के 80वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया। येदियुरप्पा शिवमोगा जिले से आते हैं। शिवमोगा जनसभा में लोगों से येदियुरप्पा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करने को लिए कहा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक ने डबल इंजन सरकार को बार बार मौका देने का मन बना लिया है। ये मोदी का इस साल राज्य का 5वां दौरा है। दिल्ली हाई कोर्ट से अग्निपथ योजना के मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही मानते हुए इसे चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सोमवार को ही ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना राष्ट्र हित में ही है और ये हमारे सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को ही शुरू कर दी गई थी। योजना के नियमों के अनुसार 17.5 से 21 वर्ष के आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। योजना के तहत उनमें से 25% की सेवा नियमित कर दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने एलजी कार्यालय, एमसीडी और इसके नवनिर्वाचित मेयर को नोटिस भेजा है। पिछले मतदान के बैलेट पेपर और सीसीटीवी को संभाल कर रखने का निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 27 फरवरी को तय की है और मेयर सैली ओब्रॉय से जवाब देने को कहा है। दरअसल एमसीडी की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओब्रॉय ने 25 फरवरी यानी कि शुक्रवार को हुई हंगामे के बाद सदन को स्थगित करते हुए कहा था कि 27 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा होगा। हालांकि कोर्ट ने अर्ज किया है कि रेगुलेशन 91 के मुताबिक ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि मेयर के पास चुनाव रद्द करने की कोई भी संवैधानिक शक्ति है। एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लेकर हाई कोर्ट पहुंचे बीजेपी पार्षद शेखर राय ने कहा कि हम कल से लगातार मांग कर रहे थे कि जो आप दोबारा वोटिंग की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो फिर हमें कोर्ट आना पड़ा और कोर्ट ने कह दिया है कि दोबारा चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा स्टैंडिंग कमेटी में 3-3 जीत रहे थे, उनको चौथा जीतना था, इसलिए ये ड्रामा किया। वो पूरा चुनाव पलटना चाहती थी, इसलिए फ्रेश इलेक्शन होल्ड कर दिया गया। कोर्ट हमारी बात सुनेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की आबकारी नीति बनाने में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए आप सांसद संजय सिंह सहित पार्टी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई से जुड़े सूत्रों ने बताया आईपीसी की धारा 120 बी 427 ए पीसी एक्ट 7 के तहत गिरफ्तारी हुई है। उन्हें कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करके सीबीआई रिमांड मांगेगी। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया पर
कई फोन सेट नष्ट करने का आरोप भी लगाया गया है। इस बीच सीबीआई हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी के झांसी जिले से मेकअप की शौकीन महिलाओं के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। झांसी के बाजारों में बड़े पैमाने पर ब्रांडेड कंपनियों के नगरी कॉस्मेटिक और के उत्पाद लोगों के बीच बेचा जा रहा है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब मौरानीपुर तहसील में भारी पुलिस बल के साथ लखनऊ से आई टीम ने 3 दुकानों में छापा मारकर भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक के नकली उत्पाद बरामद कर लिए। मौरानीपुर कस्बे में कृष्णा जनरल स्टोर, रामा जनरल स्टोर, पंकज जनरल स्टोर नाम की 3 दुकानों में मुंबई और लखनऊ से आए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ छापा मारा। तीनों ही दुकानों में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के नकली कॉस्मेटिक के उत्पाद मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि नयनतारा का ये कहना है कि झांसी जिले के मौरानीपुर कस्बे से कई महीनों से यह सूचना मिल रही थी कि कस्बे की कई दुकानों में बड़े पैमाने पर खुलेआम ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक के आइटम बेचे जा रहे हैं, जो मेकअप के शौकीन लोगों के स्किन के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। ब्रांडेड कंपनियों के नकली मेकअप के उत्पाद को चेहरे और शरीर पर लगाकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस बल के साथ सटीक सूचना के आधार पर टीम ने 3 दुकानों को ढेर कर उसकी तलाशी लिया तो भारी मात्रा में लेकम कंपनी के उत्पाद बरामद हुए। पूरे मामले में झांसी जिले के पुलिस अफसरों का यह भी कहना है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी लखनऊ शाखा के अफसरों की तहरीर के आधार पर ही ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक उत्पाद बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम को मामले की जांच के लिए लगा दिया गया है। राजूपाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल और उनकी सरकारी गनर संदीप निषाद की हत्या के मामले में जांच कर रही पुलिस और एसटीएफ को मुख्तार अंसारी गैंग में शामिल होने के कनेक्शन भी मिले हैं। पुलिस और एसटीएफ को शक है कि उमेश लाल हत्याकांड में मुख्तार गिरोह भी शामिल हो सकता है। जांच एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदार मंसूर ने यूपी के अलग अलग जिलों में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ और बेटे अली अहमद से मुलाकात की थी। पुलिस और एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी का करीबी मंसूरी ने प्रयागराज जेल में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद और बरेली जेल जाकर अतीक अहमद के भाई अशरफ से मुलाकात की थी। अब जांच एजेंसियों ने दोनों जेलों से इस बारे में जानकारी मांगी है। मंसूर मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है। मंसूर के साथ ही मुख्तार के कई करीबी भी अब रडर पर हैं। एसटीएफ जल्द ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर सकती है। गौरतलब यह है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में शुरू से ही काफी नाराजगियां रह रही है और अब पुलिस और एसटीएफ की जांच मुख्तार गिरोह की तरफ से भी मुड़ गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक उमेश पाल और उनके गनर की हत्याकांड में मुख्तार गिरोह पर भी शिकंजा कस सकता है। आपको ये बता दें कि अतीक अहमद और उसका परिवार उमेश पाल मर्डर केस में नामजद है। हालांकि इस हत्याकांड में 3 दिन बाद ही पुलिस किसी भी हत्यारोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारे में इन दिनों खूब हलचल मची हुई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के खुलासे के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए ये साफ किया कि फडणवीस को सनसनी फैलाने का शौक चढ़ा है।
वहीं राउत के इस प्रतिक्रिया पर फडणवीस ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं सनसनी फैलाने के लिए कभी कोई बयान नहीं देता। जो बयान मैं देता हूं उसका मेरे पास हमेशा सबूत होता है। फिलहाल वो वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो सारी बातें बताऊंगा। संजय राउत ने बीते शनिवार को ही ये कहा था। देवेंद्र फडणवीस को सनसनी पैदा करने का शौक चढ़ा है। जब विपक्षी नेता थे तब के फडणवीस और अब के फडणवीस में बहुत फर्क दिखाई देता है। अब उनके अंदर इस तरह की स्टंटबाजी और सनसनी पैदा करने का शौक क्यों पैदा हो गया है ये मुझे मालूम नहीं। राजनीति में हम एक दूसरे से हमेशा बातचीत किया करते थे। संजय राउत ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को सीएम पद का ऑफर दिया था। आज वे क्या है डिप्टी सीएम और कितने वक्त तक वे इस पद पर रहेंगे कहना मुश्किल है। ये सब दिल्लीश्वरों की मर्जी पर ही निर्भर है। अब तक फडणवीस सनसनी का आनंद लेते दिख रहे थे। दरअसल एक मराठी चैनल से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हाँ, मुझसे संपर्क किया गया था, लेकिन मैंने जवाब दिया है कि हम आगे बढ़ गए हैं। मुझसे ये भी कहा गया था कि जो हो गया सो हो गया, अब आप सीएम बनिए। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि वो क्षण बीत चुका है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।